हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल मंजिल ऑनलाइन ग्रुप पर। फ्रेंड्स, आज ये हमारा दूसरा वीडियो है। यूपी पीसीएस प्रीवियस ईयर जो पेपर हुए हैं उनका जो एनालिसिस वीडियो है, ये हमारा दूसरा वीडियो है। तो हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की गई परीक्षा यानी कि अपर पीसीएस में जो एग्ज़ाम कराया जाता है वो 2011 का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। 2011 से लेकर के कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी वीडियो लाने की और बड़े बड़े वीडियोज लाने की। अभी फ़िलहाल मैं कुछ क्वेश्चन ही लाता हूं और उन क्वेश्चन को डिटेल में बताने का प्रयास करता हूं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे जितने भी वीडियो अपलोड किए जाते हैं उन सब का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेगा और आप हमारे वीडियोज को देख सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो फ्रेंड्स, इसमें जो हमने कल इससे पहले की वीडियो में 8 प्रश्न देख लिए थे और उनको हमने विस्तृत रूप से चर्चा की थी। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो यह है, भारत में कोयला के 2 सबसे बड़े उत्पादक हैं। भारत देश जो है हमारे देश के कोयला के सबसे बड़े उत्पादक राज्यों का नाम पूछा गया है। इसमें आपके सामने A, B, C और D 4 ऑप्शन हैं, इनमें से एक सही चूज करना है। तो कौन सा सही होगा, तो इसमें आप लोग बताइए कौन सा सही होगा, कमेंट करके बताइए। तब तक उससे पहले हम प्रश्न नंबर 15 देखेंगे, क्योंकि इधर का जो बोर्ड है हमारा साफ हो जाएगा। उसके बाद में हम प्रश्न 9 पर अच्छे से चर्चा कर लेंगे। ओके, तो प्रश्न नंबर 15 पे पहले आते हैं। प्रश्न नंबर 15 क्या है, इधर आपके स्थान दे रखे हैं और एक तरफ राज्य दे रखे हैं, इनको आपको मैच करना है। इस प्रकार के प्रश्न यूपी पीसीएस में हर साल पूछे जाते हैं और अब तो इस प्रकार के प्रश्नों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो इस लिहाज से ये प्रश्न बहुत ही इस प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न होते हैं। हालांकि हो सकता है कि यही प्रश्न ना आए, लेकिन इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं और तो उस तरीके से आपको तैयारी करनी है, उसी अप्रोच से। ओके, तो इसमें एक तरफ स्थान दे रखे हैं और इधर राज्य दे रखे हैं, इनको आपको मैच करना है। इसको ध्यान से पहले पढ़ेंगे। प्रश्न क्या है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। यहाँ पर बात क्या की गई है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कई बार क्या करते हैं हम लोग कि हम जैसे ही इस प्रकार का प्रश्न देखते हैं अंधाधुंध करने लगते हैं और गलत करके चले आते हैं। तो ऐसे में आपको सबसे पहले प्रश्न पढ़ना है कि प्रश्न क्या कह रहा है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही सबसे पहले हमको प्रश्न को पढ़ना है ध्यान से, उसके बाद में ही हमें प्रश्न हल करना है। तो इसमें जो कोयली है, कोयली कहाँ पर पड़ता है, कोयली आपका गुजरात में ही पड़ता है। ये तो बिल्कुल सही तरीके से मैच है। कोयली कहाँ पड़ता है, गुजरात में ही पड़ता है। उसके बाद में जो नागपट्टनम है, नागपट्टनम ये आपका पड़ता है तमिलनाडु में। ये कहाँ पर पड़ता है, तमिलनाडु में नागपट्टनम पड़ता है। अगर बात करें नुमालीगढ़ की, तो नुमालीगढ़ भी असम में पड़ता है। नुमालीगढ़ भी कहाँ पड़ता है, असम में ही पड़ता है। नुमालीगढ़ कहाँ पर पड़ता है, असम में पड़ता है। और अगर मनाली की बात करें, एक वो कुल्लू मनाली है, वो दूसरा मनाली है, और ये मनाली जो है ये आपका आंध्र प्रदेश में नहीं, तमिलनाडु में ही पड़ता है। तमिलनाडु में ही पड़ता है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये बी वाला जो है, बी ऑप्शन मैच नहीं खा रहा। बी ऑप्शन जो है ये मैच नहीं खा रहा, बाकी सब क्या है, सब मैच कर रहे हैं। तो नागपट्टनम जो है ये भी आपका आंध्र प्रदेश ना होकर के आपका तमिलनाडु होगा। जो नागपट्टनम है ये आंध्र प्रदेश में नहीं पड़ता, ये कहाँ पड़ता है, ये भी तमिलनाडु में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा अकॉर्डिंग क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहा गया, कौन सा सुमेलित नहीं है, इस पर हमें ध्यान देना है। तो बी ऑप्शन जो है ये सुमेलित नहीं है, यहाँ पर आपका तमिलनाडु होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तमिलनाडु। ये जो है मनाली जो है ये तमिलनाडु में पड़ता है, चेन्नई के पास अलवरूर ऐसे करके कोई जिला का नाम है, वहां पर पड़ता है। और ये औद्योगिक क्षेत्र है, कैसा औद्योगिक क्षेत्र पर, इंडस्ट्रियल एरिया है ये तमिलनाडु का। तो प्रश्न 15 उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे प्रश्न 9, क्योंकि अब हमारे पास बोर्ड पे जगह हो गई। अब यहाँ पर हम अच्छे से लिख करके समझ सकते हैं कुछ भी।
तो अब हम यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर फिर से एक बार 9 पढ़ते हैं। भारत में कोयला के 2 सबसे बड़े उत्पादक कौन से हैं? तो देखिए कोयला के जो 2 सबसे बड़े उत्पादक हैं उनको हम एक तरफ से आपको 5 बता देंगे। पांचों का क्रम जब आपको पता होगा तो आसानी से आप खुद इसका आंसर देंगे, है ना। तो 5 पहला तो आपका पड़ता है इसमें, देखिए पहला कौन सा, पहला छत्तीसगढ़ पड़ता है। पहला कौन सा है? नंबर 1 पे, नंबर टॉप पे फर्स्ट रैंक है छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ ये 2008-9 के 8-9 के समय उड़ीसा था दूसरे नंबर पर, लेकिन इस समय झारखंड है, झारखंड। नंबर 2 पे झारखंड, और नंबर 3 की बात करें तो उड़ीसा आता है। तीसरा नंबर किसका आता है? उड़ीसा या ओडिशा, इसको कहीं कहीं पर मैक्सिमम ओडिशा ही लिखा होता है, ओडिशा, ठीक है। नंबर 4 पे बात करें तो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। और नंबर 5 की बात करें तो आंध्र प्रदेश, आंध्रा का स्थान आता है, आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश। तो ये है कोयला उत्पादन में शीर्ष 5 राज्य। तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग खुद चेक कर सकते हैं। ए ऑप्शन में दे रखे हैं आंध्र प्रदेश एवं छत्तीसगढ़। आंध्र प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ हैं, बेशक हैं, बट इसमें सबसे बड़े उत्पादक पूछा गया तो पहले नंबर पे छत्तीसगढ़ आना चाहिए। अब देख लीजिए छत्तीसगढ़ किसमें किसमें, सी ऑप्शन में है और बी ऑप्शन में है। दूसरा क्या आना चाहिए? झारखंड आना चाहिए। झारखंड किसमें है? सी ऑप्शन में ही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ही हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा प्रश्न नंबर 9 का। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से संबंधित प्रश्न है। अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है और ये आपको पता भी होना चाहिए। तो अगला प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित नगरों में से कौन राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में स्थित है? तो सबसे पहले थोड़ा इसके विषय में जान लेते हैं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है क्या, आखिर क्या है ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। तो देखिए दिल्ली जो है हमारी कैपिटल है, दिल्ली हमारे देश की कैपिटल है। इसके आसपास इधर आपका राजस्थान पड़ता है, इधर हरियाणा और इधर यूपी पड़ता है। तो यूपी इस तरफ यूपी के कुछ क्षेत्र इसके जो इससे सटे हुए हैं दिल्ली के, दिल्ली से बॉर्डर जिनका लगता है, इधर राजस्थान के कुछ क्षेत्र, ठीक है, और इधर हरियाणा के कुछ जिले, कुछ नगर दिल्ली की सीमा से लगते हुए हैं। तो इन्हीं को 1985 में एक बोर्ड का गठन किया गया। 1985 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड। किस बोर्ड का गठन किया गया? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड का गठन किया गया। एक योजना बनाई गई, योजना बोर्ड का गठन किया गया। तो ये योजना बोर्ड ने ये रखा कि इसके आसपास की जो क्षेत्र हैं उनको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया जाए, यानी कि जो राज्य जैसे राजस्थान, हरियाणा और यूपी के जो नगर हैं, जो जिले हैं, जो हमारी कैपिटल से सीमा जिनकी लगती हुई है, तो उनका कुछ विकास किया जाए, क्योंकि ये हमारी कैपिटल दिल्ली है, दिल्ली से लगे हुए हैं, तो इनका भी विकास अच्छे से होना चाहिए, दिल्ली जैसा ही होना चाहिए। तो यहाँ पर 1985 में योजना बनाई गई। और आपको बता दें 69वें संविधान संशोधन ये कब हुआ था? 69वां संविधान संशोधन कब हुआ फ्रेंड्स? ये हुआ 1991। 69वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा यही जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड बनाया गया था, इसको मान्यता प्रदान कर दी गई, जिसमें आपको बता दें उत्तर प्रदेश के 7 जिला, हरियाणा के 14 जिला, और राजस्थान के 2 जिला, राजस्थान के कितने? 2 जिले, राजस्थान के 2 जिले। तो इसमें आपको बता दें इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो क्या होगा? देखिए खुर्जा भी है, करनाल भी है, रोहतक भी है, ठीक है। खुर्जा, करनाल और रोहतक ये तीनों राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित हैं, लेकिन जो अंबाला है ये नहीं है। तो इसमें अब आपको राइट आंसर क्या कैसे चूज करना है? एक तथा दो, देखिए एक वाले तो गलत ही हो गए,
ए और सी तो गलत ही हो गए। अब इसमें हमें चेक करना है केवल 3 तथा 4, 3 है 4 है, बात तो सही है, लेकिन केवल कह रहा है, लेकिन केवल तो है नहीं, 2 भी तो शामिल है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है, आप लोग इसकी लिस्ट देख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले इसमें शामिल है। मेरठ, गाजियाबाद, बागपत, ठीक है, बुलंदशहर, इस प्रकार से हापुड़, 7 जिले इसमें सम्मिलित है। वैसे ही हरियाणा के जो 14 जिले हैं इनकी भी आप लोग लिस्ट देख लीजिएगा। राजस्थान में अलवर है और एक और जिला है जो शामिल है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में। तो उम्मीद करता हूं प्रश्न नंबर जो 10 है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। प्रश्न नंबर 11 जो है बहुत अच्छा प्रश्न है। ये प्रश्न अलग अलग विभिन्न परीक्षाओं में पूछा भी गया है। पीसीएस में तो पूछा ही गया है, इसके अलावा भी पूछा गया। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान आप सबने सुना होगा, है ना। अब इसमें प्रश्न ये बनता है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? शेरों के लिए, चित्तीदार हिरणों के लिए, या फिर बाघों के लिए, या फिर जंगली हाथियों के लिए? इनमें से जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? शेरों के लिए होगा, या बाघों के लिए, या चित्तीदार हिरणों के लिए, या जंगली हाथियों के लिए? तो चलिए देखते हैं पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो है फ्रेंड्स ये है कहाँ। ये तो पहली बात तो ये पता होना चाहिए, केरल में है। कहाँ पर है? केरल में है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? केरल में है। और ये किस लिए प्रसिद्ध है? किस लिए प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है आपका इसलिए जंगली हाथियों के लिए। किसके लिए? जंगली हाथियों के लिए। ये जंगली जो हाथी हैं, जंगली हाथी उनका निवास स्थान है। जंगली हाथी जो है इनका वास स्थान या निवास स्थान है। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद कर लीजिए। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? केरल में है। और जंगली हाथी के लिए ये प्रसिद्ध है। इसके साथ ही टाइगर, बाघ के लिए भी, जंगली हाथी और बाघ के लिए इसे रिजर्व घोषित किया गया है। रिजर्व घोषित किया गया है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखना। ठीक है, क्योंकि इसमें जंगली हाथियों के लिए ही इसका राइट आंसर होगा, बाघों के लिए बाद में किया गया है। अगर दोनों होता तो दोनों आपका राइट आंसर होते। ठीक है, तो हाथी और बाघ में हाथी को ही हमें चूज करना है पहले। यहीं पर आपको बता दें पेरियार नदी भी है। यहाँ पर क्या है, जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ से पेरियार नदी भी निकलती है। तो यहीं पर मुल्ला पेरियार बांध, कौन सा? मुल्ला पेरियार बांध। और थोड़ा दिमाग लगाइए कि जब मुल्ला पेरियार बांध यहाँ पर बना है तो यहाँ पर झील भी तो बनी होगी, और जो झील बंधी है, झील जो बनाई गई है यहाँ पर, उसका नाम पेरियार झील ही है। पेरियार झील ही है। क्या नाम है? पेरियार झील ही है। तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान से इतने ऑब्जेक्टिव्स बन सकते थे जिनको हमने देखा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, प्रश्न नंबर 11 का, जंगली हाथियों के लिए। अगला प्रश्न क्या है? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र में नहीं स्थित है। 4 ऑप्शन नीचे दे रखे हुए हैं, इनमें से कौन महाराष्ट्र में नहीं स्थित है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। महाराष्ट्र में जो ये श्रेणियां, पहाड़ियां दे रखी हैं, इनमें से कौन नहीं है? तो बालाघाट, हरिश्चंद्र श्रेणी, सतमाला श्रेणी। कौन कौन सी? बालाघाट श्रेणी और हरिश्चंद्र श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी, और इसके बाद में सतमाला पहाड़ियां। सतमाला पहाड़ियां। ये जो सतमाला पहाड़ियां हैं और हरिश्चंद्र श्रेणियां और बालाघाट श्रेणियां, ये तीनों के तीनों महाराष्ट्र में ही पड़ती हैं। कहां पर? महाराष्ट्र में पड़ती हैं। आपका आंसर यहीं पर निकल आया। आंसर क्या निकल आया कि मांडव पहाड़ियां जो है ये राइट आंसर होगा। राइट आंसर इसका क्या होगा? मांडव पहाड़ियां। मांडव पहाड़ियां जो है ये महाराष्ट्र में नहीं स्थित हैं। तो इससे प्रश्न ये भी तो बन सकता है कि मांडव पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं। अगला प्रश्न अगर बनाए तो मांडव पहाड़ियां
किस राज्य में स्थित है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गुजरात। मांडव पहाड़ियां कहां पर हैं? मांडव पहाड़ियां कहां पर हैं फ्रेंड्स? गुजरात में है। कहां पर हैं? गुजरात में। इससे पहले वाला जो प्रश्न है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, ये इलायची की जो पहाड़ियां हैं उसी के अंतर्गत, उसी के क्षेत्र में स्थित है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान से प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये किन पहाड़ियों के क्षेत्र में स्थित है, तो ये इसका राइट आंसर होगा इलायची की पहाड़ियों के क्षेत्र में स्थित है। तो प्रश्न नंबर 12 भी हमने देखा। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है ये, निम्नलिखित में से कौन गुजरात का कस्बा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन गुजरात का कस्बा नहीं है? तो जल्दी से इसका आंसर देखिए क्या होता है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जामनगर, ओखा, वेरावल और पोरबंदर। सब नाम आपने सुने हुए होंगे। ये जामनगर जो है, जामनगर के विषय में थोड़ा आपको बता दें। जामनगर ये 1540 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। जाम साहब जो थे 1540 में, उन्हीं ने जामनगर की स्थापना की थी अपने नाम पर। कौन थे? जाम साहेब ने जामनगर को बसाया था। कब? 1540 ईस्वी में, मतलब एक तरीके से स्थापना की थी। ठीक है, नींव रखी थी। तो जामनगर जो है इसका वैसे राइट आंसर तो जामनगर ही होगा। जामनगर जो है ये कस्बा है। ठीक है, प्रश्न क्या है? कौन गुजरात का कस्बा नहीं है? तो जामनगर जो है ये यहाँ पर थोड़ा प्रश्न गलत लिखा हुआ है। गुजरात का, मैं एक बार प्रश्न देखता हूँ, गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है, प्रश्न ये होगा। ठीक है, गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है, बंदरगाह कस्बा नहीं है, ये प्रश्न है। ध्यान से देखिएगा प्रश्न क्या है। कौन गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है? बंदरगाह कस्बा नहीं है। ये सब क्या है? बंदरगाह है। चारों के चारों क्या है? बंदरगाह है। लेकिन इनमें जो ओखा है ये एक कस्बा भी है, बंदरगाह होने के साथ साथ कस्बा भी है। इसके साथ ही वेरावल जो है ये बंदरगाह भी है और कस्बा भी है। इसके अलावा बात करें पोरबंदर की, तो सबने सुना होगा सबने। अगर नहीं सुना है तो सुन लीजिए, पोरबंदर भी क्या है? आपका बंदरगाह होने के साथ साथ कस्बा भी है। लेकिन जो जामनगर है, जामनगर ये बंदरगाह तो है लेकिन कस्बा नहीं है। बंदरगाह है लेकिन कस्बा नहीं है। तो इसका जामनगर ही इसका राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? जामनगर ही इसका राइट आंसर होगा। हम लोगों ने यूपी पीसीएस 2011 का जो प्रश्न पत्र था उससे 14 प्रश्न हल कर लिए हैं। कितने? 14 प्रश्न हल कर लिए हैं। और ये जो भूगोल का पोर्शन था, 14 प्रश्न पूछे गए थे 2011 में। 2011 का जो पीसीएस का पेपर हुआ था उसमें 14 प्रश्न जियोग्राफी से पूछे गए थे, जिनमें आपका वर्ल्ड जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी सबसे संबंधित थे प्रश्न। अब बात करेंगे अगली वीडियो में हम लोग हिस्ट्री जो है भारतीय इतिहास, इसके साथ ही उसमें कुछ प्रश्न वर्ल्ड हिस्ट्री के भी मिलेंगे आपको देखने को। तो इतिहास से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं हम वो अगली वीडियो में देखेंगे। और अगली वीडियो में जितने भी इतिहास से संबंधित प्रश्न होंगे उन सबको हम कवर करेंगे, क्योंकि 4 या 5 वीडियो में हम आपको पूरा प्रश्न पत्र हल कराने की कोशिश करेंगे। अगली वीडियो में हम आपको ज़्यादा प्रश्न लाने की कोशिश करूंगा, लगभग 20 या 25 प्रश्न हल कराए जाएंगे। तो इसी प्रकार से ये वीडियो आपको प्रतिदिन शाम 7 बजे प्राप्त होगा, प्रतिदिन शाम 7 बजे प्राप्त होगा। ये इसको भी ध्यान में रखिएगा। 7 बजे जैसे ही वीडियो अपलोड होता है वैसे ही आप सबको ध्यान देना है और वीडियो को पूरा फुल वॉच करना है। इसके साथ ही वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक तो करेंगे ही आप लोग, इसके साथ ही दूसरे लोगों को भी शेयर करना है, जिससे वो लोग भी देख सकें और वो लोग भी फायदा उठा सकें। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।